हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मास्टर क्लास इन हिंदी। इस कंप्लीट कोर्स का जो 30 आवर्स का कंप्लीट कोर्स है, उसको स्टार्ट करने से पहले यह चैप्टर 1 टॉपिक 1 है फॉर द ओरिएंटेशन कि आपको इस प्रोग्राम को किसके लिए बेनिफिट्स है और इस प्रोग्राम्स को क्यों ज्वाइन करना चाहिए और क्या क्या लूप होल्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका हम सॉल्यूशंस अगले 30 आवर्स के लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो कि है व्हाट इज़ द इश्यूज ऑफ प्रोग्रामर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बिफोर वी स्टार्ट, ये टॉपिक 1 चैप्टर 1 का टॉपिक 1 जो है, आपसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके आंसर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको क्लियरिटी हो सके कि हमें प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करना चाहिए और क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं और किन को बेनिफिट्स होगा और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मिल सकता है। हेलो, आप सभी लोगों से मेरा एक फर्स्ट क्वेश्चन है। एक सॉफ्टवेयर बनाने में दो एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से दो एस्पेक्ट्स होते हैं कि जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फॉलो करते हुए बनाया गया, मतलब किसी मेथड्स को फॉलो करते हुए बनाया जाए, या फिर प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट्स, मतलब एक प्रोग्रामर अगर उस सॉफ्टवेयर को बनाएगा तो कौन सा एक्सपर्ट्स रखेगा, प्रोग्रामर एक्सपर्ट्स। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अगर एक सॉफ्टवेयर को बनाने में, एक सॉफ्टवेयर का बनाने में फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 आवर्स का अगर प्रोजेक्ट है, 1000 आवर्स का अगर प्रोजेक्ट है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोग्रामर के एक्सपेक्ट्स में आप आंसर करें कि हाउ मेनी डेज उस 1000 आवर्स में कितने आवर्स जो हैं आप प्रोग्रामिंग को देंगे और कितने आवर्स जो हैं आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को देंगे। मतलब पेपर वर्क को कितने आवर्स देंगे और प्रोग्रामिंग को आप कितने आवर्स देंगे, ये आपको बताना है। अगर मैं इसको परसेंटेज ऑफ 100 ले लेता हूँ, अगर ये 100% है, 0 to 100% है, तो कुछ लोगों का आंसर हो सकता है 50-50, मीन्स 50 और 50। कुछ लोगों का आंसर हो सकता है 75-25 और कुछ का आंसर्स हो सकता है 0। तो मैं ऑल पॉसिबल्स आंसर्स बता देता हूँ। ए पॉसिबल आंसर्स 100% प्रोग्रामिंग, बी 75% प्रोग्रामिंग, रेस्ट ऑफ पेपर वर्क, सी 50% प्रोग्रामिंग, डी 25% प्रोग्रामिंग, और ई 0% प्रोग्रामिंग। मतलब अगर मैं 100% प्रोग्रामिंग की बात करूं तो 100% प्रोग्रामिंग में 0% पेपर वर्क, 25% पेपर वर्क, ठीक है, और 50% पेपर वर्क, 75% पेपर वर्क और 100% पेपर वर्क। अगर आप लोगों का आंसर ए बी सी के अंदर है तो आप रॉन्ग हैं। मेरा 1000 आवर्स का अगर प्रोजेक्ट है, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, 1000 आवर्स का अगर प्रोजेक्ट है
तो हाउ मेनी आवर्स फॉर पेपर वर्क एंड हाउ मेनी आवर्स फॉर प्रोग्रामिंग? इफ़ योर आंसर इज 100% प्रोग्रामिंग, 75% प्रोग्रामिंग, 50% प्रोग्रामिंग, देन योर आंसर इज रॉन्ग। आप टोटल ही गलत हैं। अगर मैं पेपर वर्क अगर मैं प्रॉपर करता हूँ अप टू 75% तक अगर पेपर वर्क करता हूँ तो मेरी प्रोग्रामिंग 100%, मेरे को सिर्फ 25% ही प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, या कई केसेस में 0% प्रोग्रामिंग मुझे करना ही ना पड़े। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। अगर मुझे इसमें से कोई एक एक्सपेक्ट्स को अगर मैं फॉलो करना चाह रहा हूँ, मतलब आप अभी तक 100% प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं, या किसी को डाउट है कि यार मैं प्रोग्रामिंग ही प्रोग्रामिंग करता रहता हूँ, मेरा 1000 आवर्स का प्रोजेक्ट है तो 1000 आवर्स पूरे प्रोजेक्ट्स करता रहता हूँ, तो अगर आप उस कोडिंग्स को, प्रोग्रामिंग को कम करके पेपर वर्क को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आपका आंसर है कि इस पूरे कोर्स में आपको ये बताया जाएगा कि हाउ टू पेपर वर्क एंड रिड्यूस योर प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो इस्तेमाल है उसको कैसे कम से कम रिड्यूस करना है और कैसे कैसे उसको इफ़िशिएंट बनाना है। इफ़िशिएंट बनाने के लिए ये पूरा कोर्स है और ये कंप्लीट है। इसी के उलट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? मेरा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कितना आप उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, कितना उसकी महत्व आप समझते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की? इफ सेम बार, इफ योर आंसर इज ए, बी, सी, 100%, 75% और 50%, मीन्स यू आर रॉन्ग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ 0 to 25% है। इफ़ योर आंसर इज दिस, ये कोर्स सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है। मतलब मैं अगर 0% की अगर प्रोबेबिलिटी अगर बताऊं तो आपको हो सकता है कि मैं आपको वो मेथड बता जाऊं कि जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत ही ना पड़े। ये पूरे जो कोर्स में मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस रिड्यूस कर दूंगा। मतलब आप हो सकता है कि आप इन सब चीज़ों को सीखें कि बाकी चीज़ कौन सी होती हैं जिससे सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। जो मैं 75% की बात कर रहा हूँ, 75% पेपर वर्क जो होता है, पेपर वर्क आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और आप 25% से बिलो जिसकी इंपॉर्टेंस है और 25% से कम जिसमें एफर्ट्स लग रहा है उसको आप प्रोग्रामर हायर करके भी करवा सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करवाना है। मीन्स मैं आपको ये पूरे कोर्स में आपको कंप्लीटली आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट और हाउ टू डिवाइड इन आवर्स, पूरा आपको आवर्स का किस तरीके से डिवाइड करना है और उसकी इंपॉर्टेंस को रिड्यूस करना है। हमें उसको इम्पॉर्टेंट नहीं बनाना है, उसको अहम चीज़ नहीं बनाना है। मेरे यहाँ पर 2 क्वेश्चंस होगा। थर्ड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आपसे हैं और आपको इसको सेल्फ आंसर करना है, जिससे आप ये पता कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो बनाई जाती है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब बनता है या कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करता है, या हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जब बात करते हैं, तो व्हाट इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? आप किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठाइए, कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी का आप सिलेबस उठाइए और आप मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन बी, इन CSE, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, या बीटेक के कंप्यूटर साइंस में हो, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके मेन सब्जेक्ट्स कौन से हैं, और क्यों, कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स हैं? आप अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपको मेन सब्जेक्ट में मिलेगा डेटा स्ट्रक्चर, जो कि प्रोबेबली बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में सेकंड सेमेस्टर में है। बी, आपको मिल सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिल सकता है।
ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जहाँ आपको डेटा स्ट्रक्चर भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जिसके सब्जेक्ट्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करके बताया जाता है, लेकिन है पूरा थ्योरेटिकल जिसमें आप रट्टा मारते हैं। सी, आपने DBMS थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अगेन। फिर उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सुना होगा, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। कई लोगों ने इसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी होगी, सिर्फ पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंस दी होगी कि हमें सिर्फ सब्जेक्ट निकालना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फिर मे भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो है लॉजिकल एंड फंक्शनल्स करके मिला होगा। आपने AI में सब्जेक्ट पढ़े होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इसमें अगेन अगर मैं फर्दर करूं तो डेटा माइनिंग पढ़ा होगा, डेटा माइनिंग एंड न्यूरल नेटवर्क। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में एक सब्जेक्ट और हो सकता है, लॉजिकल एंड फंक्शनल, algorithm डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल एंड फंक्शनल, ये हो सकता है। अब मेरा ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के से हटकर। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंस होती, तो वो यूनिवर्सिटी सीधा सीधा क्यों नहीं करती कि आपको सिर्फ सारे कीवर्ड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, C++ के, जावा के, VB के, 6.0 के, वो सब के सब आपको रटने को क्यों नहीं बोल देती? उस पर फुल टाइम आपसे क्यों प्रैक्टिस नहीं करवाती उस पर, कि आप सिर्फ इस पे प्रैक्टिस करिए, आप सिर्फ इस पे प्रैक्टिस करिए। आपको कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ाने के बजाय, उस पर इतना दिमाग खपाने के बजाय, आपसे क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे आपको नहीं करवाती? अगर ये क्वेश्चंस आपको क्लिक करता है तो ये कोर्स आपके लिए है। आप इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक्चुअल में इंपॉर्टेंस नहीं है, जैसा मेरा जो पिछला पिछला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अगर इंपॉर्टेंस होती तो मेन सब्जेक्ट में क्यों नहीं है? हाँ, मेन सब्जेक्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उनकी हो सकती है जो प्रोग्रामर के कोर्सेज होते हैं, लाइक MCA एक प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामर के कोर्सेज में हो सकता है, या आप कहीं की प्रोग्रामिंग की कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, या कोई क्लासेस ज्वाइन करते हैं, या कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, तो इट्स प्रोग्रामर, नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अगर मैं बात करूँगा, तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेन सब्जेक्ट होगा, DBMS होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, AI हो सकता है, एल्गोरिथम लॉजिकल एंड फंक्शनल डेवलपमेंट हो सकता है, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन आपको कहीं भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में नहीं मिलेगी। इसी के अगले मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्वेश्चन है, इफ आई नो ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बट आई डोंट नो हाउ टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नो every programming languages but I don't know how to develop a software। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा ये जो क्वेश्चन है उनके लिए है कि बहुत सी मेरे साथ में भी जो पढ़ते थे उनकी भी मैं बात करूं, मेरे जूनियर क्लासेस में अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की सारी कोचिंग ज्वाइन ज्वाइन कर करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख ली। मतलब स्टार्टिंग की बात करूं तो C++ सीख ली, फिर VB 6.0 सीख ली अगर मैं पुरानी एरा की बात करूं तो। डॉट नेट आई तो डॉट नेट भी, डॉट नेट और PHP सीख ली। और एडवांस आए तो उन्होंने जावा सीख ली, और पाइथन सीख ली। ठीक है, और आगे और भी नेक्स्ट अगले अगले एरा में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई, लेकिन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोचिंग करने के बाद भी वो अपने मेजर माइनर प्रोजेक्ट बनाने में बिल्कुल सक्षम नहीं थे। उनके पास इतनी
इतनी नॉलेज नहीं थी इतना, या उनके पास उस एस्पेक्ट्स में नहीं थी। सेम क्वेश्चंस आपसे भी है कि अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद भी अगर आप एक बिग प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने में असमर्थ हैं, आप में कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप सॉफ्टवेयर बनाने में कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये कोर्स आपके लिए है। ये कोर्स आपके लिए है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आती है, लेकिन एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को जब बनाने की मैं शुरू करता हूँ, या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे जब मैं काम करने की शुरू करता हूँ, तो मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं उसकी प्लानिंग नहीं कर पाता हूँ, और ना ही उसको मैं डेवलप कर पाता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मैं मेरे साथ की भी बात करूँ, तो मतलब 70-80% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आती है, लेकिन वो अपना सॉफ्टवेयर नहीं बना पाते हैं, अपने मेजर माइनर प्रोजेक्ट बनाने में भी कैपेबल नहीं है। तो आपको भी अगर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, लेकिन बड़े सॉफ्टवेयर बनाने में अगर दिक्कत आती है, तो ये कोर्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं और आप पूरा समझ सकते हैं। सेम एज इट इज़ ये कोर्स उनके लिए भी है, जो मेरा अगला क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी फील्ड में जॉब कर रहे हैं। जो कि मेरा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी जिसमें मेरा का जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट मिली, फिर मेरे को सीनियर प्रोग्रामर की पोस्ट बढ़ी, मेरा प्रमोशन हुआ। फिर सीनियर प्रोग्रामर के बाद है ना, मैं कुछ जूनियर प्रोग्रामर्स या सीनियर प्रोग्रामर्स की एक टीम को मैं लीड करने लगा, टीएल बन गया। टीएल से थोड़ा सा और बढ़ा, तो मैं असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। और बढ़ा तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। और बढ़ा तो असिस्टेंट मैनेजर बन गया। और बढ़ गया तो मैनेजर बन गया। मतलब मेरी इसमें यहाँ लाइफ ख़त्म। मतलब मैं वहाँ पर जहाँ पर भी डेवलपमेंट करता हूँ, तो मुझे जूनियर प्रोग्रामर दिखते हैं, सीनियर प्रोग्रामर दिखते हैं, टीम लीडर दिखते हैं, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर दिखते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर दिखते हैं, असिस्टेंट मैनेजर दिखता है, मैनेजर दिखता है, लेकिन इसके ऊपर की कहानी नहीं होती। मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि ये साहब आए हैं, एसी केबिन में बैठेंगे, बहुत हाईएस्ट सैलरी लेंगे, कुछ पेपर वर्क बनाएंगे और हम लोगों को दे के चले जाएंगे, पूरा सॉफ्टवेयर हम बैठ के बनाते हैं, पूरी कोडिंग हम बैठ के बनाते हैं, और ये मुफ्त की सैलरी लेते हैं। अगर ये सोच आपके पास कहीं ना कहीं आ रही है, ये डेवलप्ड हो रही है कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या मैं कंपनी स्विच करूँगा तो मैं इससे इससे ऊपर की पोस्ट नहीं आ पा रही है, मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टैग नहीं लग पा रहा है कि आई एम द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्रामर का ही टैग लगा हुआ है। सॉफ्ट प्रोग्रामर से ऊपर होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हेयर, इसके बाद की पोस्ट होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। तो अगर मैं इससे ऊपर नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मतलब यहाँ तक पहुँचने में मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, या मैं सीधे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, जबकि मैंने तो बीई इन कंप्यूटर साइंस करी है, मतलब मेरे नीचे तो बहुत सारे प्रोग्रामर्स काम करने चाहिए। ये उसके उलट मैं खुद प्रोग्रामर की पोस्ट पे क्यों काम कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग को ही इम्पोर्टेंस दी है, तो आप प्रोग्रामिंग पोस्ट पे ही काम करेंगे, या फिर कंसल्टेंसी या सपोर्ट पे ही काम करेंगे, सपोर्ट पे या कंसल्टेंसी पे। सपोर्ट एंड कंसल्टेंसी मतलब सपोर्ट, कस्टमर को सपोर्ट देना, या कंसल्टेंसी मतलब उस कस्टमर के लिए, किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए आप सॉफ्टवेयर रन करके चला के उसको दे रहे हैं, डेट इज़ कंसल्टेंसी। तो आप सीधे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पोस्ट पे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती ही नहीं है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं आती। डेट्स वाई यू आर इन प्रोग्रामिंग टीम, नॉट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड। तो मेरा इस क्वेश्चन से आप जज कर सकते हैं क्या आपके लिए ये कोर्स बेनिफिशियल है या नहीं है। इसके इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 6। इज इट पॉसिबल कि मैं बिना कोडिंग करूं और सॉफ्टवेयर डेवलप कर दूं? इज इट पॉसिबल कि बिना कोड के कोई सॉफ्टवेयर बन सकता है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 6, इज इट पॉसिबल
0% कोडिंग, नो कोडिंग, मैं कोडिंग ना करूं, ठीक है? इज इट पॉसिबल कि मैं कोडिंग ही ना करूं? जिनका क्वेश्चन यस है और जिनका आंसर नो है, जो कहते हैं कि 0% कोडिंग के बगैर, मतलब नॉट पॉसिबल, कि नॉट पॉसिबल, बिना कोडिंग के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं हो सकता, सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता, मैं कह रहा हूँ यस, बिना कोडिंग के सॉफ्टवेयर बन सकता है। और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। डीबीएमएस जो मार्केट में जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मैनेजमेंट्स एप्लीकेशंस होती हैं, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं उसमें 0% कोडिंग के साथ अगर सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर जिनका क्वेश्चन यस है, हाँ 0% कोडिंग हो सकती है, और जिनका आंसर नो है, नहीं, इसके बगैर हो ही नहीं सकती, कोडिंग के बगैर हो ही नहीं सकती। मैं फिर भी अगर मान लेता हूँ कि अगर 0 to 10% अगर ले लेता हूँ, 10% तक भी अगर कोडिंग जोड़ लूँ, 10% भी मैं वो कोडिंग की बात कर रहा हूँ जस्ट लुक्स एंड फील, मतलब यूआई बनाने में ही अगर मैं कोडिंग, यूआई बनाने की भी अगर कोडिंग जोड़ लूँ अप टू 10%, तो भी बाकी कोई भी लॉजिकल एंड फंक्शनल अल्गोरिथम्स की कोई कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, तो भी मैं सॉफ्टवेयर बना पा रहा हूँ। मतलब अगर आप सीखना चाहते हैं कि हाउ टू डेवलप अ बिग एप्लीकेशंस विदाउट नॉलेज ऑफ कोडिंग, विदाउट कोडिंग, तो ये आपके लिए ये पूरा कंप्लीट कोर्स है। इट मीन्स कि मैं आपको इसके अंदर वो नॉलेज दूंगा, वो आपको मेथड्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप कोडिंग्स को एक मतलब असेंबल्ड यूनिट में असेंबल्ड यूनिट में आप कन्वर्ट करेंगे, और वो सिर्फ जस्ट असेंबल करेंगे। मीन्स कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके पास कोई पीसी बनवाने आया है या घर बनवाने आया है या फिर किसी भी फील्ड में XYZ देखें, तो वो जस्ट सारे यूनिट्स को असेंबल्ड करता है। अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको इस तरीके से बता दूं कि सॉफ्टवेयर बनाना जस्ट लाइक असेंबल्ड, एक असेंबल्ड अ बिग सॉफ्टवेयर, तो 0% कोडिंग। तो आपको ये कोर्स आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ इसके अंदर इस पूरा कंप्लीट कोर्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों बताऊंगा, क्योंकि आप सीनियर पोस्ट पे तभी काम कर सकते हैं जब आपको जूनियर पोस्ट पता हो, जूनियर वर्क पता हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जूनियर वर्क है, जूनियर पोस्ट का वर्क है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीनियर पोस्ट का वर्क है। तो मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्लस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दोनों बताऊंगा। मतलब कोडिंग तो होगी, लेकिन कितनी होगी, किस तरीके से हम क्या करेंगे, कब किस लेवल पे आपको आपकी एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी जब आप बिना कोडिंग के आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, वो कब सिचुएशन आएगी, वो किस कंडीशन में वो सिचुएशन आएगी, वो आपको इस पूरे कंप्लीट कोर्स में मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इश्यूज ऑफ प्रोग्रामर? जो भी प्रोग्रामर हैं, जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उनके क्या क्या इश्यूज हैं, या आप एज ए प्रोग्रामर आप काम कर रहे हैं, या आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो आपके लिए कौन कौन से मेजर इश्यूज हैं, कौन कौन से प्रोग्रामिंग के कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, और प्रोग्रामिंग एक्सपेक्ट्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, प्रोग्रामर के प्रॉब्लम्स पूछ रहा हूँ, प्रोग्रामर के प्रॉब्लम्स। ठीक है, सबसे फर्स्ट मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है बग्स एंड एरर, बग्स एंड एरर। सेकंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है लॉजिकल एरर, मतलब मेरा आउटपुट लॉजिक से मैच नहीं खा रहा है। थर्ड,
कई सारे रिविजन्स ऑफ कोड, मतलब कोड में बार 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 रिवीजन हो रहा है, बार बार कोड रिवीजन हो रहा है। फोर्थ प्रॉब्लम, बार बार कोड में रिवीजन हो रहा है तो मुझे बार बार रीटेस्ट करना पड़ रहा है, पूरा कंप्लीट रीटेस्टिंग, बार बार टेस्टिंग करनी पड़ रही है। और रिवीजन हो रहा है, रीटेस्टिंग हो रही है, तो मेरी फिफ्थ मेजर प्रॉब्लम जनरेट हो रही है कि मुझे पूरा डेटाबेस, जो भी मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, जो भी डेटाबेस में जो रोज़ हैं, उनको भी करेक्शंस करना पड़ रहे हैं, करेक्शंस इन डीबी, डेटाबेस में करेक्शंस करना पड़ रहा है। अब मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बग्स और एरर, मतलब आपने जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हरदम कुछ ना कुछ है ना बग्स आते रहते हैं, कोई एरर आ जाती है, कभी भी कुछ भी आ जाता है, कभी भी XYZ कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है, अटैक्स आ जाते हैं, उस पर प्रोग्रामिंग में लूप होल्स निकल जाते हैं, और मैं कभी भी ज़ीरो बग्स सॉफ्टवेयर कस्टमर को डिलीवर नहीं कर पाता हूँ। तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स आपके लिए है, हाउ टू डिलीवर ज़ीरो बग्स एंड ज़ीरो एरर सॉफ्टवेयर टू योर क्लाइंट। वहीं इसके उलट लॉजिकल एरर्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। लॉजिकल एरर्स मतलब हमारा जो भी आउटपुट आ रहा है वो हमारे लॉजिक से मेल नहीं खा रहा है, नॉट इक्वल टू आउटपुट एंड लॉजिक्स। जो आउटपुट है और जो लॉजिक्स है, जो हमने लॉजिक्स लगाया है कि हमारा A+B=C आना चाहिए, वो लॉजिकल आउटपुट्स मतलब उससे इक्वल नहीं है। तो लॉजिकल एरर्स, हमारे सॉफ्टवेयर में कोई बग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लॉजिकल आउटपुट, जो भी आउटपुट आ रहा है उसके लॉजिकल एरर्स की बात कर रहा हूँ। कोड में मल्टीपल टाइम्स रिविजन्स हो रहा है, रीटेस्टिंग हो रही है, करेक्शंस हो रहे हैं DBMS। नेक्स्ट एक और अगर मैं जोड़ लूँ, सिक्स्थ नंबर, आई डोंट नो हाउ टू सपोर्ट एंड हाउ टू अपग्रेड, सपोर्ट एंड अपग्रेड। मुझे ये भी नहीं मालूम कि क्या सपोर्टिंग मेथड्स होना चाहिए और क्या अपग्रेडेशंस की मेथड होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर मल्टीपल टाइम्स उसके वर्जन्स निकलते रहते हैं, अपग्रेड होते रहते हैं, और हमें सपोर्टिंग मेथड्स भी नहीं मालूम। मतलब कस्टमर ने कोई चेंजेस बताए, या गवर्नमेंट रूल्स की वजह से कोई चेंजेस आए, या कोई लॉजिकल चेंजेस आए, या कोई फ्लो में अगर कोई चेंजेस आया, तो मैं फिर से पूरा कोड रिवीजन करने बैठ जाता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि वो पर्टिकुलर सेक्शंस को हमें कैसे अपग्रेड करते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स जो है इन सब चीज़ का सॉल्यूशन है। ये पूरा कंप्लीट कोर्स इन आपके 6 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 8, अब व्हाट इज़ द मेजर इश्यूज ऑफ सॉफ्टवेयर बनाने के, कौन कौन से जो इश्यूज हैं। ये तो प्रोग्रामिंग के एरर्स हो गई, प्रॉब्लम्स हो गई, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हो गई। अब मैं पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स की अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8, आपके कौन कौन से आपके इश्यूज हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। क्वेश्चन नंबर 8, इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट। ओके, इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, कौन कौन से इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट है। नंबर 1, आई डोंट नो हाउ टू प्राइस, हाउ टू कॉस्ट, हाउ टू कैलकुलेट टाइम, मतलब टाइम एंड कॉस्ट कैलकुलेशन बिफोर डेवलपमेंट। मतलब आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है कि हर कस्टमर चाहता है कि आप मुझे सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आप मुझे एक्सप्लेन करें, या मुझे आप बताएं कि उस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है और क्या कॉस्ट आएगी। और कई बार आप ये होगा कि किसी को आप कम टाइम बता देंगे लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया, कम कॉस्ट बता देंगे, कॉस्ट ज़्यादा लग गई। इसके उलट आपने, ये भी हो सकता है कि आपने कुछ कस्टमर्स को आपने टाइम बहुत ज़्यादा बता दिया लेकिन टाइम बहुत कम लगा, या कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बता दी, कॉस्ट बहुत कम लगा, लेकिन बाद में कुछ भी होल सोल, मतलब आप एग्जैक्ट इक्वल रिलेशन वाला कॉस्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। कि अगर आपने बोला कि 1000 आवर्स, तो 1000 आवर्स ही लगें,
उस सॉफ्टवेयर को बनाने में। और इससे पहले जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई, मतलब ज़ीरो बग्स, उसमें बग्स नहीं हो, एरर नहीं हो, लॉजिकल एरर्स ना हो, तो अगर मैं टाइम और कॉस्ट अगर कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। नंबर टू, सॉफ्टवेयर की इफ़िशियंसी की मैं खुद गारंटी नहीं दे पा रहा हूँ। इफ़िशियंसी मतलब मैं कभी कह ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर एरर फ्री और बग फ्री गारंटीड, चाहे जो हो जाए मेरे उसमें बग्स और एरर्स नहीं आएंगे, ना ही कोई लॉजिकल एरर आएगा, ना ही उसमें बग्स आएंगे। थर्ड, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब आप क्वालिटी चेक्स कोई कर ही नहीं रहे हैं, क्वालिटी चेक्स नहीं है, क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है। मीन्स कि जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो हर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, हर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पास करता है। ये क्वालिटी चेक्स ना हम कर रहे हैं, ना हमें पता है और ना हम कर पा रहे हैं। और अगर थोड़ी बहुत भी उसमें हम क्वालिटी चेक्स नहीं कर रहे हैं, तो क्वालिटी चेक्स है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है। कौन कौन से क्वालिटी चेक्स होते हैं, कौन कौन से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये आपके लिए अगर प्रॉब्लम बनी हुई है तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स आपके लिए है। नेक्स्ट हो जाता है फोर्थ, यू डोंट नो हाउ टू सपोर्ट, यू डोंट नो हाउ टू सपोर्ट योर क्लाइंट। सॉफ्टवेयर हमने डिलीवर्ड तो कर दिया, मतलब हमने एक, आप एक छोटा सा एग्जांपल पकड़ें कि एक हमने ना कोई भी XYZ कार खरीदी या कोई मशीनरीज खरीदी, तो वो 10 साल बाद भी वो कंपनी आपको उस मशीनरीज में, उस कार में आपको सपोर्ट देती है, आपसे पैसा लेगी, आपसे चार्ज करेगी उस चीज़ को मेंटेन करने की, सपोर्ट करने की। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 10 साल बाद आप उसको गार्बेज में डालने को कह देंगे उनसे कि साहब आप ये सॉफ्टवेयर जो है गार्बेज में डाल दीजिए। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। मतलब आप कैसे उनको सपोर्ट करेंगे, उनका सपोर्ट और मेंटेनेंस किस तरीके से होगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये पूरा पूरा सपोर्ट सिस्टम को आपको बताएगा कि किस तरीके से सपोर्ट सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है और क्या उसमें चेंजेस होंगे। और फिंगर टिप सपोर्ट, फिंगर टिप सपोर्ट मतलब कि उसने बोला और आपने किया, पूरा कोड को रिवाइज नहीं करना है। आप, उसने बोला पर्टिकुलर सेगमेंट में, बोला पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाइड करवाई और आपने उस पर्टिकुलर को चेंजेस करा। ना ही हमें पूरा कोड को रिवीजन करना है, ना ही पूरी उसकी रीटेस्टिंग करनी है। डेट इज़ द सपोर्ट्स। इसी में नेक्स्ट आ जाता है रिलायबिलिटी। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि पूरे जितने भी कैलकुलेशंस आ रहे हैं, जितनी भी मेथड्स आ रहे हैं, वो रिलायबल है, रिलायबल हैं? आप इस चीज़ की गारंटी नहीं दे पा रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। मैं आपको वो मेथड्स बताऊंगा कि हाउ टू डेवलप, किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करें, किस तरीके से हम मेथड्स को बनाएं, किस तरीके से हम अलगोरिथम्स को बनाएं कि हमारे सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी 100% श्योर्ड हो जाए। श्योर्ड मतलब श्योर्ड। आईटी सेक्टर में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ दो ही चीज़ होती हैं आंसर में, ज़ीरो या वन। अगर आपका 0.9 है तो भी वो ज़ीरो माना जाएगा, वन नहीं। मतलब श्योरिटी, मतलब श्योरिटी 100% श्योर कि ये सॉफ्टवेयर रिलायबल है। अगर आप, इफ़ यू आर नॉट श्योर, तो ये कोर्स आपके लिए है। अब मेरा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक बिग सॉफ्टवेयर है, आपने एक बिग कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर ले लिया, बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर ले लिया, बनाने के लिए आपने एक सॉफ्टवेयर ले लिया और आप उस सॉफ्टवेयर को अकेले प्रोग्रामर बना रहे हैं या मल्टीपल प्रोग्रामर्स में डिवाइड कर रहे हैं, और या फिर, मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर 9, कि अगर आप अपने पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को मल्टीपल प्रोग्रामर या मल्टीपल टीम्स में नहीं डिवाइड कर पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा बिग प्रोजेक्ट है जिसमें मिलियंस ट्रिलियंस लाइन ऑफ कोड है, तो आप उसको मल्टीपल पर्सन में डिवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मल्टीपल टीम्स भी हो सकती है और मल्टीपल फंक्शंस भी हो सकते हैं, और उन दोनों में, उन सब में आपस में कम्युनिकेट कैसे होगा, कैसे, किस तरीके से क्या बात होगी, ये अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। मतलब मेरा अगला ये है कि आप अकेले ही प्रोग्रामिंग किए जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि वो 10 लोगों में, 100 लोगों में कैसे डिवाइड करेंगे। जब एक बिग प्रोजेक्ट आप दूसरे कंस्ट्रक्शन, दूसरी फील्ड्स में आप देखते हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड्स में देखते हैं, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, या और भी कई सारी इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं,
तो उसमें कई सारी टीम काम कर रही होती है, एक टीम काम नहीं कर रही। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी तो ऐसा हो सकता है ना कि एक टीम काम ना करे, मल्टीपल टीम्स मल्टीपल लोकेशन पे बैठी हुई है जो कि एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। तो आप ये डिवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, डेट इज़ माय पॉइंट। तो आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये कंप्लीट कोर्स आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि इसको मल्टीपल पार्ट्स में किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को कैसे डिवाइड किया जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है आप उसको समझ लें। 10 नंबर। क्या होता है कि किसी कस्टमर ने आपको बोला कि साहब, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो पहले वेट टैक्स लगता था, रातों रात गवर्नमेंट ने बोला कि अब जीएसटी टैक्स लगेगा। तो लोगों ने जीएसटी के अकॉर्डिंग पूरे कोड को खोल के बैठ गए और जीएसटी के अकॉर्डिंग उसमें पूरा चेंजेस करने बैठ गए। तो क्या हम फिंगर टिप सपोर्ट दे पा रहे हैं? फिंगर टिप सपोर्ट मतलब एनी टाइप ऑफ सपोर्ट। फिंगर टिप मतलब आपने एक बटन प्रेस करा और हम उसको वो चीज़ दे पा रहे हैं। फिंगर टिप। गवर्नमेंट ने बोला वेट टैक्स ख़त्म, जीएसटी आ गया। तो मैंने बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स में देखा कि उन्होंने वेट टैक्स को जीएसटी में कन्वर्ट करने के लिए पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का रीसाइकल किया, रिकोडिंग करी और कस्टमर को रिचार्ज करा कि आप दोबारा इस चीज़ के लिए पे करेंगे, नए नए वर्जन्स निकाल दिए। तो क्या आप फिंगर टिप सपोर्ट दे रहे हैं? फिंगर टिप सपोर्ट मतलब एनी टाइप ऑफ सपोर्ट, एनी टाइप ऑफ अपग्रेडेशन, एनी टाइप ऑफ चेंजेस इन योर सॉफ्टवेयर इन फिंगर टिप। आपने बटन प्रेस करा और वो चीज़ अपग्रेड हो गई। मतलब इससे पहले तो मैंने आज से पहले जीएसटी नहीं सुना था, वेट चल रहा था, लेकिन फिर भी मुझसे कस्टमर ने बोला कि जीएसटी में आप कन्वर्ट कर दो। तो जब जीएसटी में मैं कन्वर्ट करूँगा तो मैंने ऐसा नहीं कि पूरी कोडिंग लेके बैठ गया, मैंने जस्ट एक जगह गया जहाँ पर वेट का डेफिनेशन था, वहाँ पर मैंने जीएसटी का डेफिनेशन कर दिया और ऑटोमेटिक पूरा पूरा सॉफ्टवेयर जो है जीएसटी सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो गया। पूरा ऑटोमेटिक मेरा पूरा जीएसटी सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि गवर्नमेंट हो या कोई भी रूल्स हो, पॉलिसीज़ हो, वो कभी भी निकल जाती हैं। मतलब कभी सेस का निकल जाता है कि 0.3% सेस लगेगा, इस पे ये है, इस पे ये है, इस पे ये है, इस पे ये है, मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। इस तरीके से कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव अगर आपके फिंगर टिप पे है तो आपका सॉफ्टवेयर फिंगर टिप पे है तो आपका सॉफ्टवेयर परफेक्ट है। आपको अगर नहीं है तो ये कोर्स आपके लिए है। ये कोर्स आपके लिए ही डिज़ाइन किया गया है कि कैसे फिंगर टिप पे मैं सपोर्ट दूंगा, किस तरीके से, मतलब मैं प्रोग्रामिंग किस तरीके से करूंगा, प्लस मेरे कौन कौन से एस्पेक्ट्स होने चाहिए, कौन कौन सी सोच होनी चाहिए, किस तरीके से मेथड्स दिखे, किस तरीके से लुक्स दिखे, वो पूरा फिंगर टिप पे मेरा सपोर्ट सिस्टम और मेंटेनेंस होना चाहिए। हम वो भी डिपेंड करेगा किस लेवल पे। जैसे अगर मान लीजिए कि दूसरे प्रोजेक्ट्स में होता है, अगर कोई चीज़ पूरा प्रोजेक्ट ही कोलैप्स हो गया, पूरा प्रोजेक्ट्स कोलैप्स हो गया तो उसमें तो चीज़ चेंज ही होती है, नई ही बनती है या नया ही सॉफ्टवेयर डिलीवर्ड करना पड़ेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर में भी है। लेकिन अगर पूरा प्रोजेक्ट्स कोलैप्स नहीं है, छोटे मोटे चेंजेस हैं, मतलब अगर मैं एक कार का मेरा कोई एक पर्टिकुलर पार्ट्स ख़राब हो गया तो मैं पर्टिकुलर पार्ट्स को चेंज करूँगा, ये नहीं कि पूरे सॉफ्टवेयर को, पूरे कार को खोल के बैठ जाऊँगा, उस पर्टिकुलर पार्ट्स को चेंज करूँगा, अपडेट करूँगा और दे दूँगा। मतलब मेरे पास फिंगर टिप सपोर्ट्स होने चाहिए और फिंगर टिप्स अपग्रेडेशन पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। इन 10 सवालों से आप खुद अपने आप को जज कर सकते हैं कि ये पूरा कंप्लीट कोर्स आपके लिए है या नहीं है। मैं अगले टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करूँगा और भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड एक्सप्लेन करूँगा। मेरा जो चैप्टर 1 है उसका आज टॉपिक 1 था। अब चैप्टर 1 का ही टॉपिक 2 नेक्स्ट वीडियोस में आप देखें, जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, इसी रिलेटेड से कोर्स से रिलेटेड ही पूरा एक्सप्लेन करूँगा। चैप्टर 1 मेरा पूरा ओरिएंटेशन है। चैप्टर 2 से आपके एग्जैक्ट 30 आवर्स स्टार्ट होंगे और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैप्टर 1 पूरा देखें, देन उसके बाद ही चैप्टर 2 स्टार्ट करें। 30 आवर्स का पूरा शेड्यूल, पूरा कोर्स स्टार्ट करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।